नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 चैप्टर फेस रूल, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम, यानी आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव। यदि दो द्रव एक दूसरे में आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं तो विलेयता की एक सीमा के बाद दो परत अलग हो जाती है। ये दोनों परतें एक लिक्विड का दूसरे में सॉल्यूशन होती है। इस प्रकार प्राप्त दो सॉल्यूशन कॉन्जुगेट सॉल्यूशन, या जिन्हें हम संयुग्मिक विलयन कहते हैं, कहलाती है। इन दोनों लेयर का कंपोजिशन टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, क्योंकि दोनों लेयर की टेम्परेचर के साथ पारस्परिक विलेयता बदलती रहती है। तो लिक्विड पेयर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वो लिक्विड पेयर जिनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर या उससे अधिक टेम्परेचर में ये एक दूसरे में कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। वो कांस्टेंट टेम्परेचर इन लिक्विड पेयर का क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या कंसोल्यूट टेम्परेचर, या जिसे हम हिंदी में क्रांतिक विलयन ताप या संविलन ताप कहते हैं। चूँकि यह टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक है, इसलिए इसे अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर या उच्च संविलन ताप कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे फिनॉल वाटर सिस्टम, एनिलीन हेक्सेन सिस्टम या एनिलीन वाटर सिस्टम। ये सब इस तरह से लिक्विड पेयर के एग्जाम्पल है। दूसरा वे लिक्विड पेयर जिनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज करने पर बढ़ती है, यानी जिनकी पारस्परिक विलेयता ताप कम करने से बढ़ती है। एक निश्चित कम ताप पर ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, मिश्रणीय हो जाते हैं। यह ताप निम्न क्रांतिक संविलन ताप कहलाता है, या जिसे हम लोअर क्रिटिकल मिसिबिलिटी टेम्परेचर कहते हैं या लोअर कंसोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है निकोटीन वाटर सिस्टम। अब हम यहाँ पर आज स्टार्ट करते हैं एनिलीन हेक्सेन सिस्टम, जिसका कि आप यहाँ पर एक फेज डायग्राम जो यहाँ बनाया हुआ है एनिलीन हेक्सेन सिस्टम, जो कि टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ये फेज डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर 100% एनिलीन और यहाँ 100% हेक्सेन है। ये उसके बीच में बनाया गया फेज डायग्राम है। तो ये जो फेज डायग्राम है, इसमें एनिलीन और हेक्सेन सामान्य ताप पर एक दूसरे में आंशिक रूप से मिश्रणीय है। यदि हेक्सेन की थोड़ी सी मात्रा एनिलीन में मिलाई जाती है तो एक समांगी विलयन, या जिसे हम कहें होमोजीनियस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। धीरे धीरे यदि हेक्सेन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक निश्चित सीमा के बाद दो संयुग्मी विलय की परतें प्राप्त होती है। एक विलयन हेक्सेन का एनिलीन में है, जबकि दूसरा विलयन एनिलीन का हेक्सेन में है। इन संयुग्मी विलयन के संगठन को हम ताप के विरुद्ध आलेखित करते हैं, और इस तरह से हमें ये आलेख प्राप्त होता है ACB। ये इस तरह से हमें ये आलेख प्राप्त होता है। तो इस फेज डायग्राम को आप देखिए कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो इन ताप बढ़ाने पर ये दोनों द्रवों की परस्पर विलेयता बढ़ती है। जैसा कि आप ये ग्राफ में देख रहे हैं, एक ग्राफ है AC, दूसरा है BC। तो बिंदु C पर दोनों विलयनों का संगठन यहाँ पर इस बिंदु B पर एक समान हो जाता है, और
यानी दोनों द्रव एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। और ये ताप जो है, यहाँ पर जो ये ताप है 59.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तंत्र का क्रांतिक विलयन ताप या जिसे हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं, ये कहलाता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, जो कि 59.6 है। तो इस ताप या इससे ऊपर ताप पर एलिनिल हेक्सेन सभी अनुपात में एक दूसरे में मिश्रणीय हैं। तो इस तंत्र में हमने वाष्प प्रावस्था की उपेक्षा की है, अर्थात हमने कांस्टेंट प्रेशर पर इस फेज डायग्राम की स्टडी की है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो फेस रूल अप्लाई करेंगे वो है P + F = C+1। ये फेस रूल हम इस सिस्टम के लिए काम में लेंगे। अब इस सिस्टम को ध्यान से देखिए, कर्व AC चाहे हम कर्व BC, तो ये जो कर्व है, जो कर्व AC है ये हेक्सेन की एनिलीन में और कर्व BC एनिलीन की हेक्सेन में विलयता दर्शाती है। इन दोनों कर्व पर दो प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं और चूंकि P = 2 है, इसलिए यहाँ पर जो क्योंकि C = 2 है, इसलिए यहाँ पर F = 1 होगा, यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 1 होगा। स्वातंत्र्य कोटि इसकी 1 होगी, यानी तंत्र एक चर होगा यहाँ पर। अब हम ये इस ACB के बाहर का अगर क्षेत्र देखते हैं तो इस बाहर के क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में केवल एक प्रावस्था है, क्योंकि P = 1 है, इसलिए इस क्षेत्र में F = 2 होगा, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, यानी सिस्टम बाइवेरिएंट होगा। तो हमें किसी भी एरिया में अगर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है तो हमें इसका टेम्परेचर और कंपोजिशन दोनों ही फिक्स करना होगा, तब हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, एरिया में हम सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस ACB के अंदर का एरिया, यानी इस वाले एरिया की बात करें तो आप देखिए इस एरिया में यहाँ पर नंबर ऑफ फेस 2 है, यानी P = 2 है, तो इस एरिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, यानी यहाँ पर सिस्टम मोनोवेरिएंट है। तो इन दोनों ही प्रावस्थाओं का संगठन बताने के लिए हमें इसके लिए एक टाई लाइन ड्रॉ करनी होगी। जैसे हम यहाँ पर पॉइंट X पर अगर सिस्टम को डिफाइन करना है तो हमें ये टाई लाइन ड्रॉ करनी होगी, जो कि AC पर Y पर काट रही है और BC पर ये Z पर काट रही है। तो इस तरह से ये टाई लाइन हमने ड्रॉ की और टाई लाइन ड्रॉ करके हम इसका संगठन ज्ञात कर लेते हैं और इस तरह से ज्ञात करते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Y composition divided by amount of solution of Z composition is equal to XZ distance divided by XY distance। ये देखिए, ये वाला जो मैंने बताया ना, ये देखिए amount of solution of Y composition divided by amount of solution of Z composition is equal to distance XZ upon distance XY। और इस तरह से हम इससे इसकी कंपोजिशन को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर इस एरिया के अंदर जो है वो सिस्टम मोनोवेरिएंट है, एक चर है। तो अब हम इस सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस पॉइंट K की। इस पॉइंट K को ध्यान से देखिए। इस पॉइंट K पर केवल एक फेस है और एक फेस है, देख रहे हैं ना आप, ये पॉइंट K है, सॉरी, इस पॉइंट K पर हमें केवल एक फेस नज़र आ रहा है और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 2 है, सिस्टम बाइवेरिएंट है।
और जब हम यहाँ पर इस पॉइंट K से इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो हम K से L की ओर आते हैं, और जैसे ही हम L पर आते हैं यहाँ पर दो प्रावस्थाएं सेपरेट हो जाती है, यानी दूसरी प्रावस्था भी आ जाती है, और वो एक प्रावस्था होती है एनिलीन का हेक्सेन में सॉल्यूशन और दूसरा हेक्सेन का एनिलीन में सॉल्यूशन। और इन दोनों ही फेसिस का, ये इस तरह से हमें दो फेस हो गए, तो इनका जो संगठन है और टेम्परेचर कम करने पर L से A की ओर और M से B की ओर बढ़ता है। तो ये इसका पहला परीक्षण तो ये हुआ। और दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट D की। इस पॉइंट D पर सिस्टम जो है वो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट D पर, ये पॉइंट D देख रहे हैं ना, सिस्टम वापस से बाईवेरिएंट है और ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, या हम यूँ कहें हेक्सेन का एनिलीन में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब अगर हम इसका टेम्परेचर कांस्टेंट करके और इसमें हेक्सेन की मात्रा बढ़ाते हैं तो हम D से A की ओर जाते हैं, और A पर जैसे ही हम पहुंचते हैं हेक्सेन का एनिलीन में संतृप्त विलयन प्राप्त होगा, यानी एक दूसरी परत हमें दिखाई देने लगेगी जो कि एनिलीन का हेक्सेन में विलयन है। और इस बिंदु के बाद और अधिक हेक्सेन जब हम मिलाते हैं तो दूसरी परत का अनुपात बढ़ता जाता है, परंतु दोनों परतों का संगठन स्थिर रहता है। यदि हेक्सेन को अत्यधिक मात्रा में मिलाई जाती है तो एनिलीन का हेक्सेन में समांगी विलयन प्राप्त होता है, जो कि हमें इस बिंदु E द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब बिंदु D से E तक हमें दो प्रावस्थाएं प्राप्त किए बिना भी पहुंचा जा सकता है। कैसे भाई, जैसे हमने बिंदु D से E तक पहुंचे तो पहले D से A आए दो प्रावस्था, फिर A से B आए, B तक दो प्रावस्था, फिर B से E तक फिर एक प्रावस्था। तो कैसे पहुंच सकते हैं हम बिंदु D पर? हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिंदु D पर एनिलीन का हेक्सेन में असंतृप्त विलयन है। अब इस विलयन का ताप हम बढ़ाते हैं और 59.6 से भी ऊपर कर देते हैं, यानी पॉइंट G तक जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका ताप स्थिर रखकर एनिलीन में हेक्सेन मिलाते हैं, तो हम G से F की ओर जाते हैं, और फिर हम इसको F के बाद हम इसको ठंडा करते हैं तो इस F से E की ओर आते हैं। तो आप ये देखिए D, G, G, F, F, E, इस पूरे एरिया में हमें केवल एक प्रावस्था देखने को मिली है और वो है द्रव प्रावस्था, यानी हम दो प्रावस्था प्राप्त किए बिना हम D से E तक पहुंच सकते हैं। और तीसरा हम जो यहाँ पर पॉइंट देखते हैं वो हम देखते हैं पॉइंट L। इस पॉइंट L की बात करें जो कि जस्ट C से ऊपर है, इस पॉइंट L पर हम क्या करते हैं कि हम ये जानते हैं कि पॉइंट L पर केवल एक प्रावस्था है और वो है द्रव प्रावस्था, और फिर हम इसको इस L पॉइंट से धीरे धीरे ठंडा करते हैं, और ठंडा करने पर जैसे ही पॉइंट C पर हम पहुंचते हैं तो हमें एक नीला कोहरा सा दिखाई देने लगता है, और ये घटना क्रांतिक दुग्धिलता या जिसे हम क्रिटिकल ऑपल्सेंस कहते हैं। और फिर इस ताप C से जब हम और ताप कम करते हैं तो फिर ये दो परतों में विभाजित हो जाता है, एक जाता है C से A की ओर और दूसरा C से B की ओर। इस तरह से ये दो परतों में बढ़ जाता है। तो इसको आप ध्यान से समझिए, कल हम दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।